हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप 25 जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जा करके इससे पहले वाले सभी वीडियो को देख लें। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट है, साथ ही सभी सब्जेक्ट से मिला करके 25 क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें 25 ऐसे प्रश्न है जो कि कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया है या आगे पूछे जाने वाला है। साथ ही इसमें जो डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है उनसे भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। दोस्तों, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं पहला प्रश्न है, ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा की दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री का जो दाएं बाएं मुड़ जाती है, ये कहीं पे दाएं मुड़ी हुई है, कहीं पे बाएं मुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है कि किसी एक स्थलीय भाग या किसी देश से होकर के ये जाता तो उसी देश में 2 दिन का डिफरेंस हो जाता। उस देश से पूरब वाले देश में एक दिन आगे होता और उस रेखा से पश्चिम वाले भाग में उसी देश में एक दिन पीछे होता। इसीलिए इसको स्थलीय भाग से न गुजार करके समुद्री भाग से गुजारा गया है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि ग्लोब पर दो खानों के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है वहाँ पे न्यूनतम दूरी होता है और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो है महान्यायवादी है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। साथ ही इसके आर्टिकल को जानना जरूरी है। ये इसका जो कार्यविधि है आर्टिकल 76 में दिया है कि भारत में एक मुख्य विधि परामर्शदाता होगा जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, आर्टिकल 76। साथ ही जानेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया न तो संसद का सदस्य होता है न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, फिर भी इसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। और साथ ही राज्य में भी एक परामर्शदाता होता है, विधि परामर्शदाता, जिसे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका आर्टिकल है, राज्य में जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है इसका आर्टिकल है 165 आर्टिकल के तहत राज्य में एक विधि परामर्शदाता होता है जिसे एडवोकेट जनरल या मुख्य अधिवक्ता कहते हैं। प्राचीन साहित्य ग्रंथों में निष्क शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सोने के सिक्के के रूप में, एक प्रकार के मुद्रा के रूप में और स्वर्ण आभूषण। सिक्का, मुद्रा तो एक ही बात है, साथ ही आभूषण, ये तीनों के रूप में प्राचीन साहित्य में ग्रंथ में निष्क शब्द का उपयोग मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ये सभी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण में बहमनी राजवंश निम्नलिखित में से संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहमन शाह बहमनी। इसको याद करना आसान है क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है बहमनी, तो बहमन शाह। साथ ही इसका जो प्रचलित नाम है हसन गंगू, उसे याद रखना जरूरी है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में बहमन शाह कोष्ट में दे। ये तो प्रैक्टिक्स है, तो इसमें यहाँ पे बहमन शाह दिया गया है। बहमनी राजवंश के संस्थापक बहमन शाह, उसका जो प्रचलित नाम है वो हसन गंगू है, याद रखेंगे। साथ ही इसकी जो राजधानी थी बहमनी की वो गुलबर्गा थी और राजभाषा मराठी, ये भी याद रखेंगे, गुलबर्गा और मराठी। और बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, जिसमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर था। साथ ही बहमनी वंश के जो शासक है, जिसका एक और अन्य शासक है जिसका नाम मोहम्मद शाह है, उसने पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। तो मोहम्मद शाह, बारूद का प्रयोग, ये याद रखेंगे, एमसीक्यू बन सकता है आपके आगामी एग्जाम में।
अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था और इनका जन्म पटियाली में, हाल फिलहाल के बिहार एसआई एग्जाम में ये प्रश्न देखा गया है कि जो अमीर खुसरो हैं उनका जन्म किस जगह पे हुआ है, तो ये पटियाली ऑप्शन था, इसे याद रखेंगे। पटियाला भी था, कंफ्यूज नहीं होना है, पटियाला अलग है और पटियाली अलग है। पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था और अमीर खुसरो जो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसी एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखेंगे। साथ ही ये अमीर खुसरो बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे और अमीर खुसरो को तूतिया हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार का जो श्रेय है अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। साथ ही अमीर खुसरो हिंदी के साथ साथ फारसी के भी कवि थे। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, इसको सुनेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। मतलब वेद में जो कुरीतियाँ भ्रांतियाँ आ गई थी उनको पुनरुत्थान के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अथक प्रयास किया। इन्हीं वजह से वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। और इनका एक नारा याद रखेंगे कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यह याद रखेंगे। इसी से इस प्रश्न का आंसर निकल के आता है। साथ ही शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन, वेद में जो अशुद्धियाँ आ गई थी उन्हें शुद्ध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उन्हीं को शुद्धि आंदोलन कहा गया। साथ ही ऑप्शन में आए स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था और उनके भाषण में जैसे ही भाइयों बहनों का संबोधन हुआ, उनके भाषण के कारण उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीडीपी में निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश और वस्तु एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, ये सभी को, इन सभी को जीडीपी में शामिल किया जाता है। साथ ही जीडीपी क्या है, तो ये प्रश्न बनता है। तो जीडीपी एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष का होता है, उसमें उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का जीडीपी कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति है, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति हो जाएगा भानु अथैया। प्रथम भारतीय व्यक्ति है जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला। साथ ही भानु अथैया को किस लिए मिला, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1983 ईस्वी में मिला, ये याद रखेंगे। 1983 में मिला और गांधी फिल्म में इन्होंने क्या किया था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी फिल्म में भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार मिला। और साथ ही अन्य व्यक्ति को देख लेते हैं किन किन भारतीयों को ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो इसके बाद 1983 के बाद वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय है AR रहमान, जो कि संगीतकार है। गुलजार, ये भी संगीतकार और वैसे लिरिक्स भी लिखते हैं गुलजार। साथ ही रसूल पुटक्की जो साउंड मिक्सिंग है, इन तीनों व्यक्ति को ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये भी याद रखेंगे। किस फिल्म के लिए? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। एक ट्रिक से इनको याद रखते हैं, इनके साथ 2 अन्य क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ट्रिक है योवीरा। योवीरा में यो से योजना आयोग 1950 योजना आयोग, वी से वित्त आयोग 1951, साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। तो इन तीनों के जो ईस्वी है इनको याद रख सकते हैं। साथ ही डेट को याद रखने के लिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई है। साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अन्य तथ्य को देख लेते हैं। योजनाओं का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा के संथानम। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है।
एक बार रिपीट कर दूं, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया? तो के संथानम ने। कंप्यूटरी भाषा HTTP में एस से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर। हाइपर इसका यदि फुल फॉर्म की बात करें, तो HTTP में एस से हो जाता है हाइपर, टी से ट्रांसफ़र, फिर एक बार टी आया तो पहले टी से टेक्स्ट, दूसरे टी से ट्रांसफ़र, फिर पी से प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। इस बार एच का पूछा गया, हो सकता है कभी पी का पूछ ले तो प्रोटोकॉल होता है। यदि पहले वाले टी से पूछे तो टेक्स्ट होता है और दूसरे वाले टी से पूछे तो ट्रांसफ़र होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक और वर्ड होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ये भी याद रखेंगे। हरारे किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। साथ ही ऑप्शन में आए अन्य सभी देश की राजधानी को भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, नाइजीरिया की राजधानी लागोस और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। इसे बार बार रिपीट करके देख लेंगे। अगला प्रश्न है, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक की अध्यापिका या नृत्यांगना भी बोल सकते हैं, कथक। और साथ ही कथक जो है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। जब बात आई कथक की तो अन्य सभी लोक नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है उनको देख लेते हैं। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम भी केरल का। साथ ही जानेंगे कि मोहिनी अट्टम एक एकल नृत्य है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है ये प्रश्न और आगामी एग्जाम में भी ये प्रश्न हो सकता है, इसीलिए ध्यान से देखेंगे, साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 61वां संविधान 61वां संविधान संशोधन 1989। साथ ही ऑप्शन में आए अन्य सभी संविधान संशोधन को भी देख लेते हैं। 55वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो क्या कहा गया इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया इस संविधान संशोधन तहत 55वां, याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया है और इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में पारित हुआ है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखेंगे। साथ ही 84वां संविधान संशोधन में 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में 3 राज्यों जिसमें कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के सृजन की बात की गई है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी देश है, तो देश से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादक देश ब्राज़ील है और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश, प्यारा देश, महान देश भारत है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन नाभिकीय भौतिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। नाभिकीय भौतिकी विज्ञान के जनक की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही रेडियो सक्रियता की खोज की यदि बात की जाए तो 3 आदमी इनमें नाम आता है, हेनरी बेकेरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी, जो कि फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। तीनों व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। मेंडलीफ की बात आती है, ऑप्शन में एक मेंडलीफ भी आया है, तो मेंडलीफ ने तत्वों तथा उनके भौतिक यौगिक तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का नियम भी कहते हैं।
हीमोग्लोबिन किसका मापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त की शुद्धता का मापक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिम नामक जो रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये भी याद रखेंगे। और ग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक जो है उसका नाम है हीमेटिन, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग होता है जिसे शुद्ध हिंदी में रक्तक्षीणता बोलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में के लिए चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे क्यों मनाया। तो जब पाकिस्तान अलग पाकिस्तान की गठन की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग, उस समय जो भारत के वायसराय थे और जो भारत के शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, जिसके तहत नोआखाली पश्चिम बंगाल जो कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे भीषण दंगा भड़क गया। तो यही है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946 डेट याद रखेंगे। साथ ही ऑप्शन में आए, ऑप्शन में तो नहीं लेकिन इससे मुस्लिम लीग से संबंधित अन्य सभी तथ्य को देख लेते हैं। आगा खां और सलीमुल्लाह खां 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। याद रखेंगे कब मनाया? 27 मार्च 1947 को। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखेंगे। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलदली वाली मृदा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैंग्रोव वनस्पति दलदली वाली मृदा में पाई जाती है। साथ ही मैंग्रोव वनस्पति जो है ये उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्वारीय तटों के वनस्पति है। इसका जो विशेषता है, फीचर्स है, ये याद रखेंगे। ये या तो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय होगा या ज्वारीय तटों के वनस्पति होगा। और इसका जो विस्तार की बात की जाए तो मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार मुख्यतः 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और मैंग्रोव वनस्पति में सबसे अधिक गहराई में उगने वाले वनस्पति को लाल मैंग्रोव का नाम दिया गया है और ये स्वयं को गहरे पानी में स्थिर रखने के लिए सहायक जड़ों का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इसका राइट आंसर है। साथ ही देखेंगे हम लोग कि इसमें जो ऑप्शन में आया है डायनामिक्स, यह भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बल जो फोर्स होता है, टॉर्क और गति और उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। और एरोपोनिक्स आया है, ये हवा में जब पौधे का विकास होगा तो एरोपोनिक्स कहलाएगा। और कार्बनिक खेती, कार्बनिक पदार्थों के द्वारा जो खेती होता है वो कार्बनिक खेती कहलाता है। और प्रश्न था कि बिना मिट्टी के पौधों का विकास, इसका राइट आंसर हो गया हाइड्रोपोनिक्स। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा का ग्रंथ है अमुक्त माल्याद। साथ ही कृष्णदेव राय ने संस्कृत में भी कुछ लिखा था जिसका नाम है जामवती कल्याणम। याद रखेंगे जामवती कल्याणम की रचना संस्कृत भाषा में की थी। और अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि नागलपुर शहर किसने बसाया? तो नागलपुर शहर कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया। नागलपुर नामक नए शहर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, ये तीन नए जो फैक्ट है इनको याद रखेंगे। नागलपुर नामक शहर, हजारा और विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनाया? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग या क्लासिकल युग को बोलते शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारहीन गैस होती है और इसी वजह से यह आग के ऊपर एक आवरण बना देती है और जो आग के हवा को संपर्क तोड़ देती है, आग को हवा के संपर्क से तोड़ देती है जिससे आग बुझ जाती है। और यह दहन का पोषक नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दहन का पोषक नहीं होता है।
शब्द अहस्येप जिसको इंग्लिश में लेसेज फेयर बोलते हैं, ये अर्थव्यवस्था के किस रूप से संबंधित है? तो अहस्येप, जिसमें कोई हस्तक्षेप न हो, तो उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जो पूंजीपति है, वहाँ के जो बड़े बड़े पूंजीपति है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं अहस्येप, पूंजीवादी। पूंजीवादी केवल अमेरिका नहीं, अमेरिका जैसे कोई भी ऐसा देश जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, वहाँ पे लेसेज फेयर की नीति अपनाई जाती है, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। साथ ही हम लोग जानेंगे इसमें जो ऑप्शन में जो भी दिया गया, समाजवादी, मिश्रित, निर्देशित, इसके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। साथ ही संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, और इसमें संपत्ति का निजी स्वामित्व की धारणा का कोई संकेत ही नहीं मिलता है समाजवादी में। और जहाँ तक मिश्रित की बात है, जो कि अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें यहाँ निजी की भी बात होती है और सरकारी, दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और निर्देशित ऐसा है जो कि समय आने पे पूंजीवादी बन जाता है और समय आने पे समाजवादी हो जाता है, और कभी निर्देशित हो जाता है, कभी मिश्रित हो जाता है। यही निर्देशित है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, वही अर्थव्यवस्था निर्देशित अर्थव्यवस्था कहलाता है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का। वैदिक लोगों के द्वारा लोहा का प्रयोग पहले किया गया। वैदिक सभ्यता के लोग लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस्क कहते थे। क्या कहते थे? तो श्याम अयस्क। तांबे को क्या कहते थे? तो तांबे को लोहित अयस्क। अपोजिट है, लोहा को लोहित अयस्क न कह के तांबा को लोहित अयस्क कहते थे। ये चीज़ याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, ये प्रश्न पूछा जाता है, किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का। और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को कौन सी सभ्यता बोलते हैं? तो वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ से राइडर कप का संबंध है। साथ ही हम लोग दो चार देख लेते हैं ऑप्शन में जो आया है, फुटबॉल से कौन कप है? बैडमिंटन से और क्रिकेट से। सबसे पहले फुटबॉल, डूरंड कप, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। रोबर्स कप फुटबॉल से, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से। और बैडमिंटन से नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप इत्यादि। और क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्यों है सबसे लंबा? तो कटी फटी तट है, कटी फटी तट होने की वजह से गुजरात का जो समुद्र तट है वो सबसे लंबा है, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, इस तरह से कटी फटी तट है, इसीलिए सबसे लंबा है। यदि लंबाई की बात पूछी जाए कि कितना लंबा है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1214 किलोमीटर। कुल कितना लंबाई है? तो 1214 किलोमीटर, 14.17 भी कह सकते हैं किलोमीटर। और यदि पूरे भारत की समुद्र तट की लंबाई पूछा जाए कि कितना है, तो ये 7516.6 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि पूछा जाए कि भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है, दूसरे नंबर पे कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 974 किलोमीटर की कुल लंबाई है, कुल तटरेखा की लंबाई है। और एक प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारत के कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य जो है ये तटरेखा से लगे हुए हैं। और गुजरात का तटीय क्षेत्र भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आता है। इस तरह से हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त करके खुद से बनाए, खुद से चेक करे, एवल्यूएट करे कि कितना मार्क्स आ रहा है, कौन गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसको अपने नोटबुक में नोट कर ले। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।